नमस्कार साथियों एवं प्यारे बच्चों, मैं महेंद्र बाजिया हमारे YouTube चैनल ई स्माइल स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमने पिछले वीडियो में महाजनपद काल के बारे में देखा था। आज हम इसी के आगामी इकाई मौर्य वंश के बारे में देखेंगे। मौर्य वंश की स्थापना, मौर्य वंश के शासक और मौर्य वंश का प्रशासन, इन तीनों के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मौर्य वंश की स्थापना 322 ईसा पूर्व में हुई, इसके जो प्रमुख शासक थे मैं उनके बारे में आपको एक परिचय दे देता हूं। सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उसके बाद उनका बेटा बिंदुसार, जिसका शासन काल था 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व। बिंदुसार के बाद उनका बेटा अशोक शासक बना। अशोक का शासन काल था 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। अशोक के बाद उनका पुत्र कुणाल शासक बना। अशोक के बाद मौर्य वंश का एक तरह से उत्तराधिकार पतन हो गया था। जैसे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना अलग अलग कर दी। अशोक के बेटा जैसे कुणाल था, उसने अलग स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। एक जलोग था, उसने कश्मीर राज्य की स्थापना कर दी। दशरथ ने अलग राज्य की स्थापना कर दी। जो अशोक का पुत्र कुणाल था वो अंधा था, तो अंधा होने की वजह से कुणाल का जो बेटा था संप्रति, उसने भी स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर शासन चलाया। तो इस प्रकार से हमने मौर्य वंश के शासकों के बारे में जाना। आगामी हम मौर्य वंश का प्रशासन देखेंगे, जिसमें केंद्रीय प्रशासन किस प्रकार चलाया जाता था। उसके बाद प्रांतीय शासन, प्रांत विभक्तियों में बटा हुआ था। विषय कहते थे जिला को, उसमें बटा हुआ था। इस प्रकार से मौर्य वंश का स्थापना, मौर्य वंश के शासक और मौर्य वंश का प्रशासन हम इस अध्याय में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने तो की, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने भी किस प्रकार की। 326 ईसा पूर्व की बात है। नंद वंश का राजा था धनानंद, ये शासन कर रहा था, लेकिन धनानंद से प्रजा बहुत परेशान थी, दुखी थी, क्योंकि इसने जनता पे बहुत से कर लगा दिए थे और जनता की तरफ इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। और इस धनानंद के समय में पश्चिमोत्तर से सिकंदर के आक्रमण भी प्रारंभ हो गए थे। दुखी होकर कौटिल्य चाणक्य ने धनानंद के पास आग्रह किया कि जनता बहुत परेशान है और हमारे को जनता की भलाई के लिए काम करना चाहिए। किसी कारणवश धनानंद ने कौटिल्य का अपमान कर दिया और उस अपमान का बदला लेने के लिए कौटिल्य ने सोचा कि अब तो मैं धनानंद को राज सिंहासन से उतार कर ही दम लूंगा। और इस आधार पे उसने अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के पास एक आग्रह भेजा कि धनानंद को इस गद्दी से हटाकर मैं आपको शासक बनाना चाहता हूं। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु कौटिल्य का आग्रह को स्वीकार करते हुए और राज सिंहासन पर बैठा 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासन था 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य की सबसे पहली बड़ी घटना जो थी वो 305 ईसा पूर्व है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर था यूनानी शासक, इसने आक्रमण कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य पे, लेकिन सेल्यूकस निकेटर इस युद्ध में पराजित हो गया। पराजित होने के बाद चंद्रगुप्त और सेल्यूकस निकेटर के मध्य एक संधि हुई। इस संधि में इन्होंने कई बातों को आपस के अंदर रखा। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया इस संधि के तहत। दूसरी बात, 500 हाथी चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को देकर विशाल साम्राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। इसी प्रकार सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त कर दिया। ये इंपोर्टेंट प्रश्न यहां से बनता है, काफी बार एग्जाम में ये प्रश्न आ चुका है कि मेगास्थनीज किसका राजदूत था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये सेल्यूकस का राजदूत था। किसके दरबार में नियुक्त हुआ,
तो सेल्यूकस ने इस संधि के तहत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में नियुक्त किया। और एक प्रश्न इसमें यहाँ पे और बनता है कि मेगास्थनीज ने कौन सी बुक लिखी, तो इनकी बुक एक इंडिका, तो प्रसिद्ध बुक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य दोनों के बीच, ये सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच संधि हो गई। संधि होने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य प्रशासन चला रहा था। अंतिम समय में जैन मुनि भद्रबाहु से इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त की और जैन धर्म की दीक्षा प्राप्त करने के बाद 298 ईसा पूर्व में श्रवण बेलगोला एक जगह है मैसूर में, इसमें इन्होंने उपवास के द्वारा अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैन धर्म के अंदर शरीर त्याग की इस घटना को, उपवास के माध्यम से शरीर की त्याग की इस घटना को सल्लेखना विधि के नाम से जाना जाता है। ये भी बड़ी एग्जाम में भी, 10वीं बोर्ड की एग्जाम में भी काफी बार ये प्रश्न आता है। इसका विशेष ध्यान रखना है कि उपवास के द्वारा शरीर त्याग की घटना को जैन धर्म में क्या कहते हैं, तो ये सल्लेखना विधि इसको कहते हैं। तो ये बात हमने की चंद्रगुप्त मौर्य की, जिसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब अगली बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अपना शरीर त्याग कर दिया 298 ईसा पूर्व में, तो अगला शासक बना बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था बिंदुसार। इसने शासन किया 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार के बहुत से अन्य नाम भी मिलते हैं, जिसमें यूनानी लेखकों ने बिंदुसार का नाम अपने लेख, जो किताबें ग्रंथ लिखा है, उसके अंदर एमित्रोचेट्स बताया और इसी एमित्रोचेट्स को एमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। बिंदुसार का एक अन्य नाम वायु पुराण ग्रंथ में भद्रसार मिलता है। इसी प्रकार जैन ग्रंथ के अंदर बिंदुसार का एक अन्य नाम सिंहसेन भी मिलता है। अब बिंदुसार के समय में ज्यादा कोई बड़ी घटना नहीं है, लेकिन एक प्रमुख घटना जो हुई वो था तक्षशिला का विद्रोह। और तक्षशिला का विद्रोह इतना भयंकर था कि बिंदुसार को अपने पुत्रों को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजना पड़ा। तो बिंदुसार ने सबसे पहले अशोक को भेजा, सबसे पहले इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया, उसके बाद सुसीम को भेजा और इस तक्षशिला के विद्रोह को शांतिपूर्ण तरीके से इन दोनों भाइयों ने दबा दिया। अब यूनानी शासक जो एंटियोकस फर्स्ट था ने डायमेकस को राजदूत बनाकर भेजा था। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो यूनानी शासक जो सेल्यूकस था उसने राजदूत भेजा था मेगास्थनीज को, और बिंदुसार के समय में यूनानी शासक हुआ एंटियोकस फर्स्ट, इसने अपना राजदूत भेजा डायमेकस। तो ये दोनों कंपैरिजन में आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में तो यूनानी शासक सेल्यूकस ने राजदूत भेजा मेगास्थनीज को, और बिंदुसार के समय में यूनानी शासक एंटियोकस फर्स्ट ने राजदूत भेजा डायमेकस को। तो इस प्रकार से ये हमने बात की मौर्य वंश के, चंद्रगुप्त मौर्य की और बिंदुसार की। अब बिंदुसार के बाद अगला शासक होता है अशोक, और अशोक का कार्यकाल जो था वो था 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व में। तो हम आगामी अशोक की बात करते हैं। अब हम अगले शासक अशोक के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार का बेटा अशोक, जिसका शासन काल था 272 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक के बारे में धर्म ग्रंथों में हमारे को पता लगता है कि दक्षिण भारत का जो मास्की और गुर्जरा अभिलेख थे, उसी ग्रंथों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक की उपाधि के बारे में भी अभिलेखों में जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक की उपाधि का नाम था देवना प्रियदर्शी। अशोक ने विदिशा की राजकुमारी के साथ विवाह किया और इस विवाह के उपरांत पुत्री संघमित्रा और पुत्र महेंद्र का जन्म हुआ। ये पुत्री संघमित्रा और महेंद्र वही थे जिन्होंने बौद्ध धर्म का बाद में श्रीलंका में जाकर बहुत प्रचार प्रसार किया था। अशोक का विदिशा की राजकुमारी के बाद एक अन्य राजकुमारी का भी उल्लेख मिलता है कई ग्रंथों में, और उसका नाम वहां पे कारुवाकी मिलता है। अशोक के राज्याभिषेक के 7 वर्ष बाद इसने कश्मीर और खोतान
कश्मीर और खोतान को अपने साम्राज्य में मिलाया। और राज्याभिषेक के 8वें वर्ष महत्वपूर्ण घटना जो घटी वो थी कलिंग आक्रमण। और ये कलिंग आक्रमण 261 ईसा पूर्व में हुआ। कलिंग पे इस समय शासक हुआ करता था नंदराज, और इस नंदराज की हमें जानकारी मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। ये जो कलिंग आक्रमण हुआ 261 ईसा पूर्व में, इस समय यहाँ का शासक हुआ करता था नंदराज, और इसकी जानकारी हमें मिलती है हाथी गुफा अभिलेख से। इसी प्रकार कलिंग आक्रमण में अशोक ने विजय प्राप्त कर ली, और विजय प्राप्त करने के बाद राजधानी कलिंग की राजधानी धौली को बना दिया गया। कई जगह इस धौली का नाम तोसाली भी हमें मिलता है। कलिंग युद्ध इतना भयंकर था कि इसमें लाखों लोगों की जान चली गई थी, और लाखों लोगों के मरने के बाद अशोक का एकदम से हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने उसी दिन शस्त्र त्याग की घोषणा कर दी कि आज के बाद मैं ये युद्ध, आगे कोई भी युद्ध नहीं करूंगा। मन परिवर्तन होने के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की, और निग्रोध और उपगुप्त से प्रभावित होकर, ये इसके गुरु थे निग्रोध और उपगुप्त से, इन्होंने प्रभावित होकर बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त की। और बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के बाद इसने बहरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा कर दी। बहरी घोष का मतलब युद्ध को छोड़कर धर्म को अपनाने की बात अशोक ने की है। अशोक के बारे में कहते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले ये शिव का उपासक भी था, और ये जानकारी हमारे को प्राप्त होती है राजतरंगिणी ग्रंथ से। और ये राजतरंगिणी जो ग्रंथ था ये कर्ण के द्वारा रचित था। अब हमारे को ध्यान देना है कि बौद्ध धर्म अपना लिया, लेकिन इससे पहले अशोक शिव का उपासक हुआ करता था, और इसकी जानकारी हमें मिलती है कर्ण की राजतरंगिणी ग्रंथ से। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद अशोक ने आजीविकों के लिए कुछ गुफाओं का निर्माण किया, और जिसमें उन्होंने बराबर की पहाड़ियों पर आजीविकों के लिए निवास स्थान बनाया। और उन 4 गुफाओं के नाम थे सुदामा, चापर, विश्व झोपड़ी और कर्ण। ये 4 गुफाएं आजीविकों के लिए इन्होंने निर्मित करवाई। राज्याभिषेक के 10वें साल में अशोक ने बोध गया की धम्म यात्रा की। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में इन्होंने बोध गया की धम्म यात्रा की, और राज्याभिषेक के 20वें साल में इन्होंने लुम्बिनी की, जिसको कपिल वस्तु के नाम से भी जानते हैं। यहाँ की इन्होंने धम्म यात्राएं की। इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ से भी बनता है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में बोध गया की धम्म यात्रा की। तो आपको याद रखना है 10वें वर्ष में बोध गया की यात्रा की थी, और लुम्बिनी में धम्म यात्रा कौन से वर्ष की, तो 20वें वर्ष में की थी। सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो आपकी बोर्ड परीक्षा के अंदर आया हुआ है वो है रुमनदेही अभिलेख से। और ये रुमनदेही अभिलेख है, इसके अंदर हमारे को जानकारी मिलती है कि जो लुम्बिनी नगर था बौद्ध धर्म का बड़ा केंद्र हुआ करता था। यहाँ की जनता के लिए अशोक ने सबसे बड़ा काम किया कि भूमि का जो 1/6 था उसको घटाकर 1/8 कर दिया। तो ये मोटी मोटी अशोक की बातें हमने देखी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब हम अशोक के द्वारा किए गए जनता के जन कल्याण के लिए जो कार्य किए गए उनकी बात करेंगे, और किस प्रकार से इन्होंने बौद्ध धर्म के लिए काम किया। अशोक ने धम्म की घोषणा की थी, और वो धम्म क्या है इसको आपको समझना है कि मनुष्य की नैतिक उन्नति के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया जाता है उसी को धम्म कहा गया है। और इस धम्म की जानकारी हमें प्राप्त होती है अशोक के शिलालेख 2 और 7वें में। अगला है भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख के अंतर्गत अशोक के त्रिरत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। आपको ध्यान रखना है, कई बार परीक्षा में यह पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म में अशोक के त्रिरत्न कौन से हैं, तो आपको बताना है बुद्ध, धम्म और संघ। अगली जो बौद्ध धर्म से संबंधित यात्रा अशोक ने शुरू करवाई
उसका नाम था धम्म यात्रा। ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 का प्रश्न है, जिसमें धम्म यात्रा और धम्म महामात्र के बारे में आपसे पूछा गया है। तो ये 4 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में आया है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। धम्म यात्रा किसको कहेंगे कि बौद्ध स्थानों की यात्रा की गई और उसमें ब्राह्मणों, श्रमणों और वृद्धों को जो स्वर्ण दान किया जाता है, इस उद्देश्य से ये यात्रा की जाती है। बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण स्थान है वहां की यात्रा करना और वहां पे ब्राह्मणों को, श्रमणों और वृद्धों को सोने का दान करना ही धम्म यात्रा कहलाता है। उसके बाद में कुछ अभिलेखों में अनुसंधान शब्द मिलता है। इस अनुसंधान का क्या मतलब है कि प्रादेशिकों, राजकों और युक्तिकों, ये क्या थे? राज्य के कर्मचारी थे। इन राज्य के कर्मचारियों के द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष में धर्म प्रचार के लिए यात्रा की जाती थी। इसी को अभिलेखों में अनुसंधान कहा गया है। इसके बाद मैंने बताया अभी कि धम्म यात्रा और धम्म महामात्र आपकी बोर्ड परीक्षा 2019 का प्रश्न है। धम्म महामात्र क्या थे? ये भी एक तरह से कर्मचारी थे जिनको अशोक ने अपने 14वें वर्ष, राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में नियुक्त किया था। और इन धर्म महामात्रों का काम क्या था कि धम्म का प्रचार करना, यानी बौद्ध धर्म के बारे में प्रचार करना, कल्याणकारी कार्य करना, दानशीलता, लोगों को दान देना, जेल में रह रहे कैदियों को मुक्त करना और इन कैदियों की सजा को कम करना और कैदियों के परिवारों को आर्थिक सहायता देना आदि, ये सभी बातें धम्म महामात्रों को बताई गई और प्रत्येक 5 वर्ष में इनको करना है। अभिलेख, अशोक के अभिलेख जो हैं प्रमुख रूप से शिलालेख 13 और स्तंभलेख 7 ग्रंथों में मिलते हैं। तो अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से जनता को संबोधित किया है। 13 जो शिलालेख और स्तंभलेख 7 थे वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। और जो पश्चिमोत्तर भारत के जो अभिलेख और स्तंभलेख हमारे को मिले हैं, जिनमें प्रमुख रूप से मानसेरा और शाहबाजगढ़ी है, ये प्रमुख खरोष्टी लिपि के अंदर लिखे गए थे। इन अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले पढ़ने का जो प्रयास किया वो जेम्स प्रिंसेप ने किया है। इसी प्रकार हमने अशोक के बारे में ये जानकारी प्राप्त की। अब अगला ये है कि मौर्य वंश, जो अशोक के बाद जो उत्तराधिकारी हुए वो अयोग्य शासक भी कह सकते हैं। मौर्य साम्राज्य को पतन की ओर अग्रसर इन्होंने किया। तो इन उत्तराधिकारियों की भी हम चर्चा करते हैं कि अशोक के एक बेटा था जिसका नाम था कुणाल, और वो कुणाल अंधा होने की वजह से उसका शासन जो था, उसके शासन की जो बागडोर थी वो उसका बेटा संप्रति संभाल रहा था। इसी कुणाल का एक बेटा था दशरथ, उसने मगध पर शासन किया। इसके बाद अशोक का एक बेटा था वीरसेन, और इस वीरसेन ने गांधार के में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अशोक का एक पुत्र हुआ जालोक, जिसने कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। यानी कि जो मौर्य शासन था, केंद्रीयकृत शासन था, उसका बिखराव इन उत्तराधिकारियों के समय में हो गया और मौर्य वंश पतन की ओर अग्रसर हो गया। और अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो था वृहद्रथ। इस वृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने की और मौर्य वंश का अंत कर दिया और नए राजवंश शुंग राजवंश की स्थापना हो गई। अब आप, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, आपकी परीक्षा में भी आई हुई हैं, तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।